क्या हो अगर मैं कहूं कि धरती का सबसे ताकतवर, तनाव को खत्म करने वाला और मांसपेशियों को फौलाद बनाने वाला पदार्थ किसी अरबों डॉलर की मॉडर्न फार्मास्यूटिकल लैब में नहीं बनता? हाँ बिल्कुल। मतलब अक्सर जब ताकत की बात होती है ना, तो ध्यान सीधे उन चमकते हुए प्लास्टिक के डिब्बों पर जाता है जिनमें प्रोटीन पाउडर या सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स भरे होते हैं। सही बात है, सबसे पहले दिमाग में वही आता है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में ना, हम उस धारणा को पूरी तरह से बदलने वाले हैं, क्योंकि ये पदार्थ एक सूखी धूल भरी जमीन में उगने वाली साधारण सी झाड़ी है जिसकी जड़ों से सचमुच घोड़े के पसीने जैसी गंध आती है। आज हम अश्वगंधा, जिसे इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं, उसकी गहराइयों में उतरेंगे। और इस चर्चा का उद्देश्य केवल एक जड़ी बूटी की तारीफों के पुल बांधना नहीं है। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो ज्ञान का एक बहुत ही विशाल सागर है। हाँ, मतलब दोनों दुनिया का बेस्ट। एग्जैक्टली। एक तरफ हमारे पास भारत के 4 सबसे महान और प्राचीन ग्रंथ हैं, अथर्ववेद, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम और सुश्रुत संहिता। राइट। और दूसरी तरफ एकदम लेटेस्ट 2024 की अत्याधुनिक लैब्स की क्लिनिकल रिसर्च रिपोर्ट्स हैं। हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे कि ये पौधा असल में है क्या, हजारों साल पहले ऋषियों ने इसके बारे में क्या लिखा, और आज के आधुनिक उपकरण उन प्राचीन दालों को कैसे साबित कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इस विषय पर पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड होने के लिए एक शॉर्टकट होने वाला है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसी जड़ जो दिखने में लकड़ी के एक सूखे टुकड़े जैसी लगती है, वो सदियों से इतनी अहम कैसे है? इसकी शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत में ना, नाम केवल बुलाने का तरीका नहीं होता था। हाँ, वो उस चीज का पूरा बायोडाटा होता था। राइट, बिल्कुल। संस्कृत में अश्व का अर्थ है घोड़ा और गंध का अर्थ है सुगंध। अगर ताजी अश्वगंधा की जड़ों को जमीन से उखाड़कर तोड़ा जाए तो उसमें से एक बहुत ही विशिष्ट गंध आती है, जो बिल्कुल घोड़े जैसी होती है। हाँ, एकदम वही। और प्राचीन ग्रंथों में इसके और भी कई नाम हैं, जैसे हयागंधा, वराहकर्णी, वाजिनी, और एक नाम है बलदा। बलदा मतलब जो बल देता है। एग्जैक्टली। जो सीधे तौर पर बल या शक्ति प्रदान करती है। नाम से तो ये किसी जादुई बूटी जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे हिमालय की किसी रहस्यमयी हरी भरी चोटी पर उगती होगी, लेकिन स्रोत कुछ और ही बताते हैं। हाँ, इसकी भौगोलिक स्थिति काफी हैरान करने वाली है। मतलब ये मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर जैसे एकदम सूखे इलाकों में, या मध्य प्रदेश, गुजरात की शुष्क जमीन पर पनपती है, यहाँ तक कि नेपाल, अफगानिस्तान और यमन के बंजर पहाड़ों में भी। ये कोई बहुत आरामदायक जीवन जीने वाला पौधा नहीं है। और यहीं पर ना विज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत छिपा है। बॉटनी में इसे हॉर्मेटिक स्ट्रेस कहते हैं। हॉर्मेटिक स्ट्रेस थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, जब कोई पौधा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उगता है, जैसे कम पानी, चिलचिलाती धूप और पथरीली मिट्टी, तो उसे जिंदा रहने के लिए अपने भीतर कुछ अत्यधिक शक्तिशाली रसायन बनाने पड़ते हैं। अच्छा, सर्वाइवल के लिए? हाँ, इन रसायनों को फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। अश्वगंधा का यह संघर्ष ही उसकी जड़ों में वो औषधीय शक्ति भरता है, और जब इंसान इसे खाता है तो उसे भी वैसी ही सहन शक्ति मिलती है। अरे वाह, ये तो किसी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी लग रही है। मुश्किलों से लड़कर ताकतवर बनना। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसे कोई ढूंढना चाहे तो स्रोत बताते हैं कि ये कोई बहुत विशाल पेड़ नहीं है, बस 50 से 150 सेंटीमीटर ऊंचा एक झाड़ीदार पौधा होता है। इसके पत्तों पर सफेद रंग के हल्के रोए होते हैं, पीले हरे फूल होते हैं और लाल फल होते हैं। लेकिन असली खजाना तो जमीन के नीचे है, उसकी मोटी सफेद क्रीम रंग की जड़ें। वही जड़ें जिनमें उस हॉर्मेटिक स्ट्रेस का सारा परिणाम जमा होता है। और इस शक्ति को पहचानने का काम आज के विज्ञान ने नहीं किया है। इसका सबसे पहला प्रामाणिक संदर्भ तो सीधे अथर्ववेद में मिलता है, जो मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अथर्ववेद के कांड 3 और 11 में इसे प्रजापति की औषधि कहा गया है। प्रजापति की औषधि मतलब सीधे क्रिएटर से जुड़ दिया। हाँ, प्रजापति यानी वो शक्ति जो सृष्टि की रचना और रक्षा करती है। उस समय के वैद इसके प्रभावों को कितनी गंभीरता से लेते थे, ये इसी से पता चलता है। वात रोग, दुर्बलता को मिटाने और लंबी उम्र देने वाली औषधि। स्रोत में एक श्लोक है, अश्वनामेव वाजिनाम यवसम शाकिवत्सला। ये केवल एक कविता नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट ऑब्जर्वेशन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि जिस तरह यव यानी जौ का आहार घोड़ों के भीतर एक असीम ऊर्जा और दौड़ने की क्षमता पैदा करता है, ठीक वैसे ही हे प्रजापति की औषधि तुम मनुष्य की नसों में उसी स्तर का बल भर देती हो। क्या बात है!
तो अथर्ववेद के इस ज्ञान को आगे चरक संहिता ने कैसे विकसित किया? महर्षि चरक, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है, उन्होंने इसे किस श्रेणी में रखा? चरक संहिता में उन्होंने इसे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बल्यगढ़ में सर्वोच्च स्थान दिया है। बल्यगढ़ यानी बल देने वाले समूह में? हाँ, यानी दुनिया में शरीर को बल देने वाली जितनी भी प्राकृतिक औषधियां हैं, उन सब में अश्वगंधा कैप्टन की भूमिका में है। ये मुख्य रूप से कफ और वात दोषों को नियंत्रित करती है। मैंने स्रोत में पढ़ा कि महर्षि चरक ने अश्वगंधा रसायन का एक पूरा 3 महीने का कोर्स बताया है और अश्वगंधा घृत का भी जिक्र है, जो क्षय रोग यानी टीबी के मरीजों के लिए एक महापोषक माना गया है। पर यहाँ मेरा एक सवाल है, इसे सीधे पानी के साथ लेने के बजाय चरक ने इसे घी, शहद और गर्म दूध के साथ लेने पर इतना जोर क्यों दिया? इसके पीछे कोई विज्ञान है क्या? यही तो आयुर्वेद की सबसे बड़ी खूबी है, दवा के डिलीवरी सिस्टम को समझना। अश्वगंधा में जो सबसे ताकतवर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लिपिड सॉल्युबल यानी वो फैट में घुलते हैं, पानी में नहीं? एग्जैक्टली। इंसान के शरीर में हर कोशिका के बाहर फैट की एक परत होती है। जब कोई इसे घी या दूध के साथ लेता है तो उनके फैट मॉलिक्यूल्स औषधीय तत्वों को अपने अंदर लपेट लेते हैं। अरे ये तो एक ट्रोजन हॉर्स की तरह हो गया। बिल्कुल, ये दवा को सीधे कोशिका के अंदर तक ले जाने में मदद करता है। ये तो एकदम मॉडर्न मेडिकल साइंस के लाइपोसोमल विटामिन सी जैसा है, ताकि शरीर उसे पूरी तरह सोख ले। हजारों साल पहले इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को समझना सच में दिमाग चकरा देने वाला है। हाँ। अच्छा, अब अगर हम नर्वस सिस्टम की तरफ चलें तो अष्टांग हृदयम ग्रंथ कुछ और ही दावे करता है। महर्षि वाग्भट ने इसे वातव्याधि विशेषज्ञ कहा है। वातव्याधि विशेषज्ञ, आयुर्वेद में वात को शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम और संचार तंत्र माना जाता है। और जब वात बिगड़ता है तो लकवा, सर्वाइकल और नसों का दर्द जैसी बीमारियां होती हैं। राइट। वाग्भट के अनुसार नसों को शांत करने और डैमेज हुई नसों की मरम्मत के लिए अश्वगंधा अद्वितीय है। लेकिन स्रोत में वाग्भट का एक श्लोक है जिस पर यकीन करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। अश्वगंधा रसायनेन नरो जीर्णो नवायते, मतलब इससे एक वृद्ध मनुष्य भी फिर से युवा हो जाता है। सुनने में थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है ना? हाँ, मतलब कोई जड़ी बूटी टाइम मशीन तो नहीं हो सकती कि उम्र पीछे कर दे। इसे ऐसे नहीं समझना है, इसे सेल्यूलर स्तर पर समझना होगा। बुढ़ापा आखिर है क्या? कोशिकाओं और नसों का लगातार टूटना और दोबारा ना बन पाना। ओके, सेल डिजेनरेशन। हाँ, अश्वगंधा नर्वस सिस्टम को इतना रिलैक्स कर देता है और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इतना कम कर देता है कि ये डीजेनरेशन धीमा पड़ जाता है। जब शरीर का टूटना रुक जाता है तो नई ऊर्जा आती है और इंसान को एक नया यौवन महसूस होता है। अच्छा, तो ये कोई फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं है, बल्कि शरीर के क्षय को रोकने का एक बेहतरीन टूल है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और शायद इसी बात को फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत ने भी समझा था। सुश्रुत संहिता में उन्होंने इसे महावीर्या और सर्वव्याधि विनाशनी की उपाधि दी है। हाँ, सुश्रुत एक सर्जन थे। वो इसका इस्तेमाल उन मरीजों पर करते थे जिनकी मांसपेशियों का क्षय हो रहा था या जो किसी बड़ी सर्जरी से बाहर आए थे। क्योंकि सर्जरी के बाद शरीर को रिकवरी के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा के लिए शरीर अपनी ही मांसपेशियों को खाने लगता है। सुश्रुत जानते थे कि उस टूटे हुए शरीर को वापस बनाने के लिए अश्वगंधा से बेहतर कुछ नहीं है। ये तो आज के पोस्ट ऑपरेटिव केयर या जिम जाने वालों के वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स जैसा ही सिद्धांत हो गया, डैमेज हुई मांसपेशियों की रिकवरी। हाँ, मैकेनिज्म लगभग वही है। पर स्रोत के भाग 4 को देखकर एक बड़ी उलझन होती है। ये एक ही जड़ है, ये तनाव भी कम कर रही है, नींद भी ला रही है, ऊर्जा भी बढ़ा रही है और मांसपेशियों को भी ताकत दे रही है। ये सब एक साथ कैसे? क्या ये आयुर्वेद की कोई स्विस आर्मी नाइफ है? स्विस आर्मी नाइफ एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन ना इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए थर्मोस्टैट का उदाहरण ज्यादा सटीक बैठेगा। थर्मोस्टैट, वो कैसे? जैसे एक हीटर सिर्फ कमरे को गर्म करता है, लेकिन एक थर्मोस्टैट कमरे के तापमान को पढ़ता है। अगर कमरा ठंडा है तो गर्म करता है और अगर गर्म है तो ठंडा करता है। अच्छा, तो ये शरीर को बैलेंस करता है। एग्जैक्टली। आधुनिक विज्ञान इसे एडेप्टोजन कहता है। और ये थर्मोस्टैट किस दिशा में काम करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किसके साथ लिया जा रहा है, जिसे आयुर्वेद में
अनुपान कहते हैं। हाँ, अनुपान का विज्ञान स्रोत में बहुत गहराई से दिया है। जैसे अगर तनाव या एंग्जाइटी है तो इसे रात में ठंडे या हल्के गर्म दूध और शहद के साथ लिया जाता है या ब्राह्मी के साथ, जिससे दिमाग एकदम शांत हो जाता है। और अगर अनिद्रा या इंसोम्निया है तो नींद लाने वाले गुणों को ट्रिगर करने के लिए इसे जायफल और दूध के साथ या सर्पगंधा के साथ मिलाया जाता है। या अश्वगंधा इंजन है, लेकिन अनुपान वो स्टीयरिंग व्हील है जो दिशा तय करता है। वाओ, पुरुष प्रजनन शक्ति या मेल फर्टिलिटी के लिए भी इसका बड़ा उपयोग है। स्रोत में जो कॉम्बिनेशन है वो हार्मोनल सिस्टम को टारगेट करता है, जैसे शतावरी, मुसली और दूध के साथ। और अगर सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो इसे गोखरू के साथ लिया जाता है। अलग-अलग सिस्टम्स पर इसका असर हैरान करता है, जैसे डायबिटीज में गुड़ूची और शिलाजीत के साथ, और थायराइड में कांचनार गुग्गुल के साथ, ताकि TSH लेवल नॉर्मल हो सके। और तो और कैंसर जैसी बीमारी में भी इसका सपोर्टिव रोल है। इम्यूनोमॉड्यूलेशन के लिए इसे तुलसी और गिलोय के साथ देते हैं ताकि शरीर की खुद की सेना मजबूत हो। और लकवे या वात रोग में इसके तेल की मालिश करने का भी निर्देश है। लेकिन इन सब के बीच स्रोत में एक बहुत गंभीर चेतावनी भी है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। दुनिया की कोई भी दवा हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। आयुर्वेद कहता है कि जिनकी प्रकृति उच्च पित्त वाली है, जिन्हें बहुत गर्मी लगती है या एसिडिटी होती है, उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और जो लोग पहले से थायराइड की सिंथेटिक दवा खा रहे हैं, उन्हें भी बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर अश्वगंधा ले लिया तो थायराइड फंक्शन इतना बढ़ सकता है कि हाइपरथायराइडिज्म हो जाए। तो TSH मॉनिटर करना जरूरी है। और गर्भवती महिलाओं को तो बिना वैद्य के इसे नहीं लेना चाहिए। ये चेतावनी बताती है कि आयुर्वेद कोई चमत्कार नहीं बेचता, वो एक प्रॉपर साइंस है जिसके अपने नियम हैं। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि 2024 का आधुनिक विज्ञान इस ज्ञान को कैसे देखता है। चलिए आधुनिक लैब्स के माइक्रोस्कोप में झांकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस जड़ को मॉलिक्यूलर लेवल पे तोड़ा तो उन्हें वहां विथेनोलाइड्स नाम के जटिल मॉलिक्यूल्स मिले। विथेनोलाइड्स, ये क्या करते हैं? रासायनिक भाषा में इन्हें स्टेरॉयडल लैक्ट्रोन कहते हैं। यही वो चीज है जो इसे अडेप्टोजिन बनाती है। जब इंसान तनाव में होता है तो शरीर एक अलार्म बजाता है और खून में कॉर्टिसोल छोड़ देता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। तो विथेनोलाइड्स उस कॉर्टिसोल को रोकते हैं। शरीर में एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम होता है, HPA एक्सिस। विथेनोलाइड्स ना शरीर के हार्मोन्स की नकल करते हैं और दिमाग को मैसेज भेजते हैं कि भाई शरीर में पहले से स्ट्रेस हार्मोन है, अलार्म बंद करो। अरे वाह! और क्लिनिकल ट्रायल्स दिखाते हैं कि इससे कॉर्टिसोल 30% तक कम हो जाता है। 30%? ये तो किसी भारी एंटी एंजाइटी दवा जितना असर है, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। और ताकत के मामले में क्या? अथर्ववेद ने कहा था कि घोड़े जैसी शक्ति मिलेगी। 12 सप्ताह के एक क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है। जिन पुरुषों ने इसका सेवन किया उनके टेस्टोस्टेरॉन में 17% की वृद्धि हुई। 17%? और जो जिम में वेट लिफ्टिंग कर रहे थे उनका मसल मास औसतन 1.5 किलो बढ़ गया। 1 मिनट, ये आंकड़ा थोड़ा अजीब है। एक जड़ का पाउडर खाने से 1.5 किलो शुद्ध मांसपेशियां बढ़ गईं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्टेरॉइड ले लिया हो। क्या ये प्राकृतिक रूप से संभव है? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन यहीं पर सिंथेटिक स्टेरॉइड और एडेप्टोजन का फर्क समझना होगा। स्टेरॉइड्स बाहर से शरीर में हार्मोन ठूंसते हैं, जिससे शरीर का अपना सिस्टम काम करना बंद कर देता है, राइट? एग्जैक्टली। पर अश्वगंधा कोई बाहरी हार्मोन नहीं डालता, वो सिर्फ कॉर्टिसोल को कम करता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो शरीर अपनी सारी ऊर्जा मसल्स रिपेयर करने और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाने में लगा देता है। तो ये शरीर को हैक नहीं कर रहा, ये बस शरीर के अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर रहा है, 100% क्षमता पर ला रहा है। बिल्कुल। मैकेनिज्म वाकई शानदार है। स्रोत में एक और मॉलिक्यूल है, विथाफेरिन A, जो कैंसर रिसर्च में तहलका मचा रहा है। हाँ, विथाफेरिन A। इस पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, हमारी हर स्वस्थ कोशिका में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन होता है, जाकर उसी एपोप्टोसिस को ट्रिगर कर देता है। मतलब एक पौधे की जड़ कैंसर कोशिकाओं को याद दिला रही है कि उन्हें मरना है। हाँ, उन्हें खुद को नष्ट करने के लिए मजबूर कर देती है। ये विज्ञान के सबसे बेहतरीन चमत्कारों में से एक है। और दिमाग के रोगों के मामले में भी डेटा अष्टांग हृदयम के दावों को सच साबित करता है। अल्जाइमर और पार्किंसंस में। अल्जाइमर में दिमाग की नसों के बीच एक प्रोटीन जमा हो जाता है,
एमिलॉइड प्लक, जैसे कंप्यूटर के सर्किट पे जंग लग जाना। जिससे सिग्नल पास नहीं होते और याददाश्त जाती है। रिसर्च दिखाती है कि अश्वगंधा इस जंग को साफ करने में मदद करता है और पार्किंसंस में डोपामाइन पैदा करने वाले न्यूरॉन्स को मरने से बचाता है। तो वाग्भट का वात्या व्याधि विशेषज्ञ कहना कोई तुक्का नहीं था। हजारों साल पहले उन्होंने जो देखा, आज करोड़ों डॉलर की मशीनें वही खोज रही हैं। प्राचीन विज्ञान ने असर देखा, आज का विज्ञान मॉलिक्यूल्स की भाषा में वही दोहरा रहा है। दोनों एक ही सत्य हैं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो अथर्ववेद की प्रजापति की औषधि, चरक का बल्यगण, वाग्भट की एंटी एजिंग संजीवनी और सुश्रुत की महावीर्या, ये सब मिलकर आज का सबसे बेहतरीन अडैप्टोजिन बन गया है। ये इंसानियत की हजारों साल की रिसर्च है। और इससे एक बहुत गहरा सवाल उठता है, आज हम हर छोटी थकान, तनाव या कमजोरी के लिए तुरंत किसी फैक्ट्री में बने सप्लीमेंट या केमिकल की ओर भागते हैं। हाँ, हमें लगता है समाधान टेस्ट ट्यूब में ही मिलेगा। पर जब आधुनिक लैब्स और क्लिनिकल ट्रायल्स वही बता रहे हैं जो हजारों साल पहले चरक और सुश्रुत ने ताड़ के पत्तों पे लिखा था, तो क्या अब सोचने का समय नहीं आ गया कि हमारी बीमारियों का असली समाधान सबसे बेहतरीन केमिकल फैक्ट्रीज, प्रकृति ने जमीन के नीचे उन साधारण सी जड़ों में छुपा रखा है? हमें अपनी खुद की जड़ों की बुद्धिमत्ता की ओर लौटना होगा। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।